इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 5 और अध्याय का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। आज इस वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर के विषय में अध्ययन करेंगे और इसमें पहला प्रश्न है पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करो। यहाँ पर हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका इसमें दोनों में अंतर या दोनों में तुलना के विषय में बताना है। तो इसमें यहाँ पर है पादप कोशिका और उधर दूसरी साइड है जंतु कोशिका। जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसमें रिक्तकाएँ बड़े आकार की पाई जाती हैं, इसमें रिक्तकाएँ नहीं होती या बहुत छोटी होती हैं। आगे इसमें नंबर 5, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। इसमें केंद्रक बीच में नहीं पाया जाता और इसमें केंद्रक जो है बीच में पाया जाता है। इसमें रसधानियाँ बड़ी होती हैं, इसमें रसधानियाँ छोटी होती हैं। प्राय ये आकार में बड़ी होती हैं और प्राय आकार में छोटी होती हैं। तो इससे अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है। इसमें हमने यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं इन दोनों में अंतर बताना है। तो यहाँ पर है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों में अंतर है। यहाँ पर इसका आकार प्राय छोटा होता है, 1 से लेकर 10 μm तक होता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसका आकार बड़ा होता है प्राय और 5 से लेकर 10 μm तक होता है। इसमें एक क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नंबर 3 है झिल्ली युक्त कोशिका अंगक इसमें अनुपस्थित होते हैं और झिल्ली युक्त कोशिका अंगक इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसमें पहले में अनुपस्थित होते हैं, दूसरे में उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उपस्थित होता है। केंद्रकीय क्षेत्र अस्पष्ट होता है इसमें, और इसमें आगे है यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट होता है, यह चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा रहता है। इससे आगे अगला प्रश्न है यहाँ पर यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। उत्तर, यदि प्लाज्मा क्या कहते हैं, उत्तर में आंसर में प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण का काम करती है। जो प्लाज्मा झिल्ली है कोशिका के लिए क्या काम करती है, एक सुरक्षात्मक आवरण का काम करती है। यह कोशिका के अंदर के पदार्थों को बाहर के पदार्थों से अलग करती है। यदि यह झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो कोशिका का अंदर का हिस्सा बाहर के वातावरण से मिल जाएगा। तो फिर क्या होगा इसमें आगे, और कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान जो है इसे रुक जाएगा। इससे कोशिका के अंदर का रासायनिक जो संतुलन बिगड़ जाएगा और अंततः कोशिका जो है नष्ट हो जाएगी या मर जाएगी। इसमें आगे यहाँ पर है यदि गाल्जी उपकरण न हो, यदि गाल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। आंसर, अंतःद्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में तय किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना भी इस कार्य में शामिल है। कुछ परिस्थिति में गाल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर भी बनती है तथा इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। इस प्रकार यदि कोशिका में गाल्जी उपकरण न हो तो कोशिका का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इससे आगे 5वां प्रश्न है कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। यह जीवन की विभिन्न आवश्यक रासायनिक क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। इससे अगला प्रश्न 6, कोशिका झिल्ली को बनाने के वाले
लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसमें उत्तर है कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड अथवा प्रोटीन का संश्लेषण अंतःद्रव्य जालिका SER में होता है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? उत्तर, अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करता है। इसकी कोशिका झिल्ली लचीली होती है। इसकी सहायता से यह भोजन के कणों को ग्रहण करता है। जब कोई खाद्य पदार्थ उसके संपर्क में आता है तो यह उसे चारों ओर से अपने कूटपाद से घेर लेता है। यह एक प्यालीनुमा रचना होती है जिसे खाद्य रिक्तिका या खाद्य रसदानी कहते हैं। इसकी पाचन क्रिया एंजाइमों के द्वारा खाद्य रसदानी में होती है। पचे हुए भोजन को निकटवर्ती कोशिका द्रव्य द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसमें क्या कहता है अभी, जो पचे हुए भोजन को निकटवर्ती कोशिका द्रव्य द्वारा अवशोषित कर लिया, शब्द यहाँ पर आना चाहिए, वैसे कर लिया, यहाँ पर हम लिख देंगे कर लिया जाता है। तथा जिस भोजन का पाचन नहीं होता वह खाद्य रिक्तिका के माध्यम से निष्कासित कर दिया जाता है। तो इसमें वो कहता है भी जो भोजन है यदि उसका भोजन का पाचन नहीं होता वो क्या है, किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है? खाद्य रिक्तिका के द्वारा के माध्यम से जो है वो निष्कासित कर लिया जाता है। इससे अगला है 8वां प्रश्न है, प्रासरण क्या है? प्रासरण क्या है? आंसर, प्रासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। प्रासरण क्या है? विसरण की, प्रासरण जो है विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसके द्वारा वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। इसमें विलायक अधिक सांद्रता वाले विलयन में से कम सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गति करता है। कोशिकाओं में जल प्रासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर तथा बाहर आता है। कोशिका में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी विसरण द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है। इससे आगे 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रासरण प्रयोग करें। इसमें यहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक में ये 9वां प्रश्न है, हमने यहाँ इसको लिखा है, जिसे लेंगे इसको, निम्नलिखित प्रासरण का प्रयोग करें। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर छिले हुए आधे आलू के 4 टुकड़े लो, इसमें चारों को खोखला करो जिससे कि आलू के कप बन जाएं। इनमें से एक कप को उबले आलू में बनाना है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। अब ए भाग इसका, एक कप को खाली रखो। कप बी में 1 चम्मच चीनी डालो। कप सी में 1 चम्मच नमक डालो तथा उबले हुए आलू से बनाए गए कप डी में 1 चम्मच चीनी डालो। आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात उनका अवलोकन करो तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। पहला भाग इसमें, बी तथा सी के खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गया, इसका वर्णन करो। इसमें यहाँ पर जो दिया गया है, बी तथा सी के खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गया, इसका वर्णन हमने यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हम पहला भाग इसमें ये, कच्चे आलू से बने दोनों कप वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा कार्य करते हैं। जल प्रासरण विधि द्वारा आलूओं से बने कपों के भीतर चला जाता है। कप बी और सी में चीनी या नमक की उपस्थिति के कारण सांद्र विलयन बन जाता है जिसके कारण जल प्रासरण के द्वारा कप में इकट्ठा हो जाता है। इसमें अगला है दूसरा भाग, ए आलू का प्रयोग, आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें इसका आंसर है, आलू के कप ए में आलू के अंदर और बाहर जल की सांद्रता बराबर रहने से जल में कोई गति नहीं होती। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रासरण के लिए सांद्रता में भिन्नता का होना आवश्यक है। इसलिए इस प्रयोग के लिए ए आलू महत्वपूर्ण है। इसमें आगे तीसरा भाग है, ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करें। यहाँ पर इसमें तीसरे भाग का आंसर है, इसमें
कप ए तथा डी में जल एकत्र नहीं हुआ। कप ए तथा डी में जल एकत्र नहीं हुआ। कप ए खाली होने के कारण बाहरी जल की सांद्रता तक अंदर के जल की सांद्रता बराबर थी, इससे जल का प्रसरण नहीं हुआ। कप डी उबले हुए आलू का बना था, जिसमें 1 चम्मच चीनी थी। उबले हुए आलू में वर्णात्मक पारगम्यता का गुण नहीं होता, इसलिए इसमें भी जल इकट्ठा नहीं हुआ, अर्थात इसमें भी जो है जल एकत्र नहीं हुआ। इसमें आगे 10वां प्रश्न है, यहाँ पर कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है तथा इसका औचित्य बताएं। इसमें यहाँ पर तीसरे जो 10वां प्रश्न है, इसका उत्तर है हमारे पास में कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं, उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मृत कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती है। 11वां प्रश्न है, युग्मकों के बनाने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? इस विभाजन का महत्व बताएं। उत्तर, युग्मकों को बनाने के लिए प्रजनन अंगों में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। महत्व, जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं। इससे निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण होता है। इसमें 2 विभाजन होते हैं तथा 4 नई कोशिकाओं का जन्म होता है। नई कोशिकाओं में मातृ कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, ताकि युग्मकों के निषेचन से जब नया जीव पैदा हो तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य बनी रहे। ये हमारे 11वें प्रश्न का उत्तर था और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आसानी से समझ आ जाएंगे और आप इन्हें परीक्षा के लिए तैयार कर सकेंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसे अगला लेक्चर आपको मिलता रहे।